हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। हमको एक दो बात बताना होगा, उसके बाद ही हम ज़्यादा डिटेल डिस्कस कर पाएंगे। चाहो तो यहाँ आ सकते हो। तो हाँ, पहले थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, आप सब लोग जानते भी होंगे। एक होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है सर। तो जैसे कोई पार्टिकल या कोई बॉडी प्योर ट्रांसलेशन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग जा सकता है या वाई एक्सिस के अलोंग जा सकता है या जेड एक्सिस के अलोंग जा सकता है या बीच में किसी और एक मतलब डायरेक्शन में जा सकता है, सो दैट वी एक्स वी वाई वी जेड तीन कंपोनेंट हो वेलोसिटी के, है ना। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन कोई पार्टिकल रोटेट भी कर सकता है, कोई बॉडी रोटेट भी कर सकता है। मान लो कि दो मासिव पार्टिकल हैं m1 और m2, ठीक है, और ये किसी मासलेस रॉड से बंधा हुआ है। तो और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, रॉड के पास कुछ मास नहीं लेट से, ठीक। तो दोनों के पास कुछ कुछ वेलोसिटी होगा। अगर इस दूरी को हम लोग r1 बोल दे और इसको r2 बोल दे तो दोनों के पास कुछ कुछ वेलोसिटी होगा ना। इसके पास वेलोसिटी होगा r2 इंटू ओमेगा और इसके पास वेलोसिटी होगा r1 इंटू ओमेगा, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा होगा। तो रोटेशन की वजह से भी हर पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ स्पीड आ जाएगा। तो रोटेशन की वजह से जो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बोलेंगे, वो कितना होगा, हाफ m1 इंटू ये वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू r2 ओमेगा का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लीजिए कि ये मास इस एक्सिस पे ही होता तो फिर रोटेशन से उसको कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलता, यस और नो। अगर इस एक्सिस पे ही मास होता तो रोटेशन की वजह से उसका कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होता। इज दैट ओके। मान लेते हैं मास इज वेरी स्मॉल, साइज में बहुत कम है। ओके, तो एक बात बताओ, रोटेशनल के लिए ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तब भी कुछ वेलोसिटी होगा, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तब भी कुछ वेलोसिटी, इस एक्सिस के अबाउट होगा तो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, इस एक्सिस के अबाउट होगा तो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, है ना। लेकिन अगर ये वाला एक्सिस हो जाए तो इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करेगा तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी जो होगा दैट विल बी नेग्लिजिबल। पूरा का पूरा मास एक्सिस पे ही लाई कर रहा है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन से उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, नेग्लिजिबल होगा। हम मान के चल रहे हैं कि इसका साइज या रेडियस जो है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो पार्टिकल जो होगा उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होगा या जीरो होगा। इज दैट ओके। तो इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितने तरीके से आ सकता है, इसके पास दो एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट। क्लियर है क्या। अगर मान लो कि इकलौता होता, मैं बैठाऊं, अगर मान लो कि इकलौता ही होता, एक ही पार्टिकल होता जिसका साइज नेग्लिजिबल है, तो इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होता, क्योंकि इसका साइज इज वेरी स्मॉल, और इस एक्सिस के अबाउट भी जीरो ही होता। एक्चुअली जीरो नहीं बोलेंगे, है तो वो नॉन जीरो, उसका वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा। लेकिन जब इसका कंपैरिजन करेंगे हम किसके साथ, ट्रांसलेशन की वजह से, जो कि होता है हाफ m v स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में वो बहुत कम होगा। तो एक ऐसा पार्टिकल जिसका साइज बहुत नेग्लिजिबल है, उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा। इज दैट ओके। लेकिन अगर मान लो ये वाला होता तो इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितने एक्सिस के अबाउट आ सकता था, कितने एक्सिस के अबाउट आ सकता था, एक इस एक्सिस के अबाउट और एक ये जो मान लो लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन करेगा भी तो काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होगा। लेकिन मान लो अगर ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी मास का सिस्टम ऐसा है, ठीक, तुमको पता भी होगा H2O इसी शेप का मॉलिक्यूल होता है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करेगा तो इसका कुछ ना कुछ स्पीड, सिग्निफिकेंट स्पीड होगा,
है ना, और इसका भी, तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तब भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट स्पीड होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक ठाक है ना। और ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तब भी इसके पास कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट स्पीड होगा, क्योंकि एक्सिस से दूरी है ठीक ठाक। क्लियर है क्या? तो अगर पार्टिकल ऐसा है, मतलब जनरली हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं इसमें, अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर पार्टिकल ऐसा है या मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें कि एक ही एटम है, तो इस एटम के पास काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करने के 3 तरीके होंगे ट्रांसलेशन से, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस। लेकिन रोटेशन से इसके काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होगा, यस और नो। लेकिन अगर यहीं पर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि डाई एटॉमिक है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब, तो इसके पास ट्रांसलेशन तो ये 3 एक्सिस के अलोंग कर सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। रोटेशन से सिग्निफिकेंट काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सिस के अलोंग आएगा। इस वाले एक्सिस के अलोंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, यस और नो। अच्छा, अगर हम ऐसा 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल बना दे लेकिन सब एक ही रेखा में हो, एक ही लाइन के अलोंग हो, तब फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितने एक्सिस के अलोंग आएगा? तब भी 2 आएगा, इस एक्सिस के अलोंग और इस एक्सिस के अलोंग। ये वाले के अलोंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल या 0 आएगा। क्लियर है क्या बात? लेकिन अगर ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, तब रोटेशन की वजह से कितने एक्सिस के अलोंग आएगा काइनेटिक एनर्जी? 3 एक्सिस के अलोंग। इज दैट ओके? तो अभी हम लोग इसी से रिलेटेड एक बात पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज इन विच अ मॉलिक्यूल कैन गेन द काइनेटिक एनर्जी। क्या है ये? नंबर ऑफ वेज इन विच अ मॉलिक्यूल कैन गेन और गेट काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी गेन करने के अभी तक हम आपको 2 तरीके बताए, एक बताए ट्रांसलेशन और एक बताए। तो अब थोड़ा सा हमको अलग अलग बताना। जैसे अगर हम लोग बोल देते हैं कोई मोनो एटॉमिक गैस है, कोई मोनो एटॉमिक गैस का एग्जाम्पल बता दो, या कोई मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल बता दो। क्या? हीलियम या नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। तो इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? और अभी के लिए एक और होता है, उसको हम छोड़ दे रहे हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मोनो एटॉमिक ट्रांसलेट कितने एक्सिस के अलोंग कर सकते हैं? 3। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिग्निफिकेंट कितने एक्सिस के अलोंग इसमें आएगा? 0, क्योंकि मोनो एटॉमिक का और रोटेशन अगर हम इस एक्सिस के अबाउट बोले तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो एक्सिस पे ही है, या इस एक्सिस के अलोंग बोले तब भी पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक्सिस पे ही है, या जेड एक्सिस के अलोंग बोले तब भी पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक्सिस पे ही है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 3। यस और नो? ओके। अगर हम आपसे पूछे कि डाई एटॉमिक गैस का कोई एग्जांपल बता दो। O2, H2, N2, ये सब है ना। ट्रांसलेट कितने एक्सिस के अलोंग कर सकता है? 3। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होगा। और रोटेशनल कितना होगा? अगर हम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो इसमें कितना होगा? जो ऐसा मॉलिक्यूल है इसमें इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, खाली इसके अबाउट नहीं आएगा। यस और नो? तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। टोटल कितने? 5। अच्छा, अगर हम बोल दे कि पॉली एटॉमिक लीनियर, पॉली एटॉमिक मतलब 2 से ज्यादा, लेकिन लीनियर का मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में सारे एटम्स हों। एग्जांपल एक बता दो। CO2 ऐसा होता है ना स्ट्रक्चर, तो इसमें ट्रांसलेशन कितना हो सकता है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। रोटेशनल कितना हो सकता है इसका? 2। इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग, इसके अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल है ना। तो रोटेशनल 2, टोटल कितना? तो ये ऊपर वाला जो होगा वो नीचे वाले के लिए भी वैलिड होगा। उसके अलावा
आखिरी जो है दैट इज पोली एटॉमिक नॉन लीनियर, पोली एटॉमिक नॉन लीनियर। ओके, तो पोली एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए पोली एटॉमिक नॉन लीनियर का एक एग्जांपल बता दो। H2O माने वाटर अगर वेपर के फॉर्मेट में चली जाए, है ना, गैस बन जाए तब, तो उसमें ट्रांसलेशनल कितना 3 और रोटेशनल 3, यस और नो। कितने एक्सिस के अबाउट हम रोटेट करा के सिग्निफिकेंट काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं? 1, 2 और 3, तो रोटेशनल भी 3, तो टोटल कितना 6। इज दैट ओके? अच्छा, इसके अलावा हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन कई मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर देते हैं तो वो आपस में वाइब्रेट भी करने लगता है। तो वाइब्रेट करने लगेगा तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा वो हम आपको बता देते हैं, हालांकि जरूरत नहीं पड़ता है। टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक में वाइब्रेट करने का कोई चांस नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल है तो फिर बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तो मोनो एटॉमिक का वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। ठीक है, बाकी सारे मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा, जैसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए 3n-4, 3n-4 डाई एटॉमिक का सॉरी 3n-4 नहीं 3n-5, 5 था ना टोटल, टोटल तो 5 था ना, हाँ, तो 3n-5 माने 3 दूना 6 -5, दैट इज n का मतलब कितना, जितना मॉलिक्यूल जितना एटम है, 2 एटम है तो 3 दूना 6 -5 दैट इज 1। तो डाई एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 1, और पोली एटॉमिक नॉन लीनियर का यही 3n-6 था ना इसमें टोटल, हाँ, तो 3n-6। हालांकि इसका जरूरत तुम लोगों को पड़ेगा नहीं, बहुत रेयर तुमको कभी बोला ही नहीं कि हमको तो आज तक सवाल मिला नहीं है कहीं, तो आप थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में लिख लीजिए ये चीज, फिर हम आपको बताएंगे इसका काइनेटिक एनर्जी से क्या लेना देना है। जल्दी लिखिए इसको। ठीक है सर। अब हम लोगों को एक चीज पढ़ना है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सुनिएगा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एक मॉलिक्यूल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी रखेगा, हाफ के टी, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। क्या कहता है, ईच मॉलिक्यूल will possess half kT kinetic energy towards each degree of freedom. Each molecule will possess half kT kinetic energy towards each degree of freedom. K is क्या होता है ये, अबे वो तो लिख ही दिए, R/1.38 × 10⁻⁻23 ना जूल पर केल्विन, और T इज टेम्परेचर इन केल्विन। ये कहता है ये लॉ जो है ये कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग हाफ केटी एनर्जी प्रोसेस करेगा। ठीक, अब सुनना, जैसे मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसमें भी 1 मॉलिक्यूल का और ये 1 मोल का,
फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये भी दो प्रकार से, वन मॉलिक्यूल का और वन मोल का। और फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये भी दो पार्ट में, वन मॉलिक्यूल एंड वन मोल। चलिए बताओ, मॉलिक्यूल अगर मोनो एटॉमिक होगा तो मोनो एटॉमिक में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। हर में होता है नहीं, तो एक मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 3/2 kT। ओके, हाफ kT एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग। टोटल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 3। मोनो एटॉमिक के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 और टोटल भी 3। यस और नो? तो अब जरा हमको बताओ कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3, एक मॉलिक्यूल का, एक मोल मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे? इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 K की जगह पे तो हो जाएगा R/Na इंटू T। ये तो एक मॉलिक्यूल का इंटू Na कट गया, तो 3/2 RT इज योर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। ओके, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल का कितना? एक मोल मॉलिक्यूल का कितना? टोटल तो इन दोनों का सम होगा। एक मॉलिक्यूल का कितना? 3/2 kT और वन मोल का कितना? 3/2। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अब हम लोगों को बताना पड़ेगा या तुम बताओगे डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक लीनियर, दोनों के लिए सेम ही बात। हम जो बात कर रहे हैं वो वेरी हाई टेम्परेचर नहीं है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का बात नहीं कर रहे। तो एक बात बताओ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इसमें? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो 3/2 kT हो गया एक मॉलिक्यूल का। एक मोल मॉलिक्यूल का कितना? 3/2 RT, इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, तो 2/2 kT या सिंपली बोल दे kT, और वन मोल का कितना? इंटू Na दैट इज RT। तो वन मॉलिक्यूल का टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 3/2 kT प्लस 2/2 kT दैट इज 5/2 kT वन मॉलिक्यूल का, और वन मोल मॉलिक्यूल का 5/2 RT। अच्छा, यहीं पे अगर n मोल का होता तो? अगर यहीं पे हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल, तो n मोल का कितना हो जाता है? एक मोल का तो 3/2 RT, तो n मोल का 3/2, ये एक मोल का 5/2 RT, तो n मोल का, इज दैट ओके? अब क्या बच गया? पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर का ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? वो तो सबका 3 होता है, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो भी 3। ओके, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल का कितना? एक मोल का कितना? और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो एक मॉलिक्यूल का कितना? 3/2, और एक मोल मॉलिक्यूल का 3/2। एक मोल सॉरी टोटल काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल का कितना? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो ये कितना हो गया? 6/2 kT, नहीं दिस प्लस दिस, तो वो कितना हो गया?
और एक मोल मॉलिक्यूल का कितना 3 RT, एन मोल का कितना, समझ में आ गया बात? अच्छा, ये जो हम टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं वो आपका इंटरनल एनर्जी भी हो जाएगा, इसलिए क्योंकि आइडियल गैस का जो भी इंटरनल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। तो हम लिख रहे हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन उसको आप बाद में इंटरनल एनर्जी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इंटरनल एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इफ नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? एक बार रिपीट करा दो तो, मोनो एटॉमिक का ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, रोटेशनल कितना, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल का कितना 3/2 kT, और रोटेशनल 0, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मिलाकर के टोटल होता है, तो टोटल कितना 3/2 kT है ना, एक मॉलिक्यूल का, और एक मोल मॉलिक्यूल का 3/2 RT। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डाई एटॉमिक का और पॉली एटॉमिक लीनियर का ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 3, और रोटेशनल कितना 2, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल 3/2 kT है ना, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल 3/2 RT। डाई एटॉमिक का और पॉली एटॉमिक लीनियर का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, तो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल का 2/2 kT, दैट इज kT, और वन मोल का RT। टोटल कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 2/2, दैट इज 5/2 kT एक मॉलिक्यूल का, 5/2 RT एक मोल मॉलिक्यूल का, एन मोल का 5/2 nRT। क्लियर है? पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, जैसे मिथेन है CH4, दैट इज पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पढ़े होगे शायद, हाँ, तो उसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और रोटेशनल भी 3, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होगा 3/2 kT, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल 3/2 RT, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल 3/2 kT, क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है रोटेशनल, और वन मोल मॉलिक्यूल का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर 6/2 kT, दैट इज 3 kT, और वन मोल मॉलिक्यूल का 3 RT, एन मोल का 3 RT। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों? पक्का? तो इसको जो है आप लिख लीजिए। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वाला लिखे थे क्या? लिख लीजिए, लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखे हैं, मोनोएटॉमिक का ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल 0 और टोटल 3। डायटॉमिक का नहीं लिखे, लेकिन ट्रांसलेशनल कितना इसका 3, रोटेशनल 2, टोटल 5। लिख दूं क्या? यहाँ पे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3 और रोटेशनल 2 और टोटल 5, इसीलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी 5/2 kT है एक मॉलिक्यूल का, और एक मोल का 5/2 RT, और एक एन मोल का 5/2 nRT। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में बहुत जरूरत पड़ेगा, अगला जो चैप्टर है हमारा उसमें। सुनिएगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। सवाल पढ़ो जरा। कह रहा है कि इन अ जार हैविंग मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक, हाइड्रोजन है और हीलियम, हाइड्रोजन इज डायटॉमिक, हीलियम इज मोनोएटॉमिक। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन हैज मोर एवरेज काइनेटिक एनर्जी और हीलियम हैज मोर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या दोनों का एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल, वो जो हम लोग बात कर रहे हैं हाफ kT, दैट इज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो एक बात बताओ कि H2 का अगर 1 मोल हो, H2 का 1 मोल हो, तो 1 मोल का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का 3/2 kT, 3/2 RT, तो ट्रांसलेशनल करस्पॉन्डिंग,
रोटेशनल करस्पॉन्डिंग 2/2 RT, तो ओवरऑल 5/2। तो इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल कितना हो जाएगा 5/2 RT, और इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, इसमें तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता नहीं, हीलियम मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक में तो सिर्फ ट्रांसलेशनल, तो कितना हो जाएगा उसका 3/2 RT। किसके पास ऑन एन एवरेज ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है? हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन हैज मोर एवरेज काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू हीलियम। इज दैट ओके? नंबर ऑफ मोल का चर्चा नहीं किया गया है, एवरेज है, मतलब हम लोग पर मोल बात करेंगे, ठीक है ना? टोटल काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल माने पर मोल का। इज दैट ओके? तो पर मोल किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? हाइड्रोजन का, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी लिख लें कारण भी और आंसर भी, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके ठीक, अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मीन काइनेटिक मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर। क्लोरीन और ऑक्सीजन का एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रेशियो सेम टेम्परेचर पे 1:2, क्योंकि क्लोरीन भी जो होता है वो डायटोमिक होता है और ऑक्सीजन भी जो होता है वो, तो दोनों का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/5 है ना, तो 5/2 RT एक मोल का इसका भी और इसका भी 5/2 RT। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब पर मोल या पर मॉलिक्यूल, ठीक है? तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, लिख लेना। बोथ आर डायटोमिक, बोथ हैज सेम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, बोथ आर डायटोमिक, बोथ हैज सेम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये सही है, हम तो कहेंगे कि ये इस सवाल का जो एक एक्सप्रेशन है उसको याद भी रखोगे तो बेहतर है। द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज रिटन एज P इज इक्वल टू 2E/3V। P और V क्या है? प्रेशर एंड वॉल्यूम। देन E क्या है? E क्या है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी या कुछ और? क्या ट्रांसलेशनल कह रही हो तुम, टोटल कह रही हो, क्यों? देखो अगर हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पे, इसको एवरेज को थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो E का वैल्यू क्या है 3/2 P इंटू V। P इंटू V क्या होता है? nRT, तो 3/2 इंटू nRT, तो n इंटू 3/2 RT। ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी होगा? ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी होगा? हमेशा टोटल कब होगा? मोनोएटॉमिक होगा तब, है ना? रोटेशनल कब होगा? जब पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर होगा तब, क्योंकि ये जो 3/2 R है, मतलब अगर 3/2 RT बोले तो एक मोल का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है ना हमेशा। ये 3/2 RT रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होता है एक मोल का, लेकिन कब? पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए, क्योंकि उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है रोटेशनल, यस और नो? लेकिन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा ही 3 होता है ना, तो एक मोल का तो 3/2 RT होगा ना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो n मोल का क्या हो जाएगा 3/2। तो ये कौन सा एनर्जी है? हमेशा टोटल। ये कभी हो भी सकता है नहीं हो, टोटल ये कब होगा? जब मोनोएटॉमिक होगा, अदरवाइज ये टोटल नहीं होगा। लेकिन ट्रांसलेशनल तो ये, तो इसको हम लोग कौन सा काइनेटिक एनर्जी नाम देते? ऑलवेज, है ना? लिख लो इसको। कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं सर कि गैस का क्लासिफिकेशन नहीं दिया है कि मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, कि पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक लीनियर है कि नॉन लीनियर है, नहीं बोला है। लेकिन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 तो हर केस में होता है ना, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हर केस में 3/2 KT होगा एक मॉलिक्यूल का, और एक मोल का 3/2 RT होगा हर केस में, और n मोल का 3/2 nRT होगा, है ना? हर हमेशा। तो ये एक्सप्रेशन E जो है 3/2 nRT हर हमेशा कौन सा काइनेटिक एनर्जी देगा? ये ट्रांसलेशनल, है ना?
रोटेशनल ये कभी कभी देगा, कब देगा? पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर में। टोटल भी ये कभी कभी देगा, कब देगा? मोनो एटॉमिक। लेकिन ये तो इसीलिए ए इज करेक्ट, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चले सर। ये हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन जानबूझ के करा रहे हैं सर, चीज को रट लो। सवाल पढ़ो। रेशियो ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T इज, कितना होगा? 11th वाले कितना? क्योंकि एक मोल का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 3/2 RT, है ना? और चूंकि पॉलीएटॉमिक लीनियर है ना, तो पॉलीएटॉमिक लीनियर में कितने रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2/2 RT। और रेशियो जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3:2। कितना हो जाएगा रेशियो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिख लो। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन देखिए, एक गैस मिक्सचर, सवाल पढ़िए जरा। अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ आर्गन एट टेम्परेचर T केल्विन। ओके, आपसे बोल रहे हैं कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को नेग्लेक्ट करो। वो तो जब तक बोलेंगे नहीं तब तक मानना भी नहीं, मतलब हमेशा नेग्लेक्टेड ही रहेगा, जैसे तुम लोगों को नेग्लेक्ट किया जाता है। दी टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। कौन सा? ट्रांसलेशनल की रोटेशनल? अबे टोटल कौन सा? इंटरनल एनर्जी में आता है टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो क्या आप हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं? इसका क्या होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी? पहले गैस का टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ना F/2 nRT। F/2, F is टोटल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी, एक गैस की 2 गैस, तो ये क्या हो जाएगा? F1/2 N1R T1 प्लस F2/2 N2R T2। संयोग से दोनों का टेम्परेचर सेम ही दिया हुआ है, दोनों का नंबर ऑफ मोल भी दे दिया है। अब गैस का टाइप मालूम है तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बता सकते हैं, है ना? जल्दी बताओ, पहला जो गैस है कौन सा है? ऑक्सीजन है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा सर? पहला जो गैस है दैट इज ऑक्सीजन, यस और नो? तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 5, है ना? तो F1 इज 5, 5/2 इंटू कितना मोल है? 2 इंटू R इंटू T। दूसरा गैस जो है दैट इज आर्गन, आर्गन मोनोएटॉमिक होता है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना? 3। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल उसका कितना दिया है? 4 इंटू R इंटू टेम्परेचर कितना? T। इज दैट ओके? तो ये हो गया 10 और 12, 22/2, कितना हो गया? 11 RT। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 11 RT। और यही जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल। तो कहीं पे मार्जिन पे कहीं लिख लेना ना, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज हाउ मच? अरे एक मिनट, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस कितना? टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब F/2 nRT। कहीं मार्जिन पे लिखा होना चाहिए वेयर F इज टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, F इज टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। लिख लीजिए इसको। एक और है यार, इसको हम लोग मिक्सचर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। होता क्या है कि कोई गैस है कुछ मोल, वो T1 टेम्परेचर पे होगा, कोई दूसरा गैस T2 टेम्परेचर पे होगा, दोनों को मिला दिए तो फिर पूछा कि फाइनल टेम्परेचर क्या है। इस पूरे प्रक्रिया में अगर हम एनर्जी का लॉस ना माने तो, इज दैट ओके?
मैं इस सवाल पे आऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास N1 मोल ऑफ गैस है एट टेम्परेचर T1, N1 मोल ऑफ गैस है एट टेम्परेचर T1 और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितना है F1, ठीक है। और फिर N2 मोल ऑफ गैस है, एक थोड़ा देर के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी, N2 मोल ऑफ गैस है एट टेम्परेचर T2, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है F2, ठीक है। अब ये दोनों मिल गया तो टोटल कितना मोल गैस हो गया N1 प्लस N2 और टेम्परेचर कितना हो गया T, है ना, बोलो। और अब आपसे पूछा गया कि बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ, फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ। तो क्या अगर हम इस प्रक्रिया में बोले कि इंटरनल एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ, टोटल एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ, तो और जो एनर्जी था वो एज इट इज रह गया, तो इसके पास टोटल एनर्जी कितना था N1 F1 सॉरी F1 by 2 RT1, इसके पास कितना था N2 F2 by 2 RT2, ये दोनों मिल गया। अब बाद में कितना हो गया N1 F1 by 2 RT प्लस N2 F2 by 2 RT, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर T हो गया और ये दोनों बराबर होना चाहिए। क्या दोबारा बताएं, इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितना F by 2 NRT ना, तो F1 by 2 N1 RT1, बाद में F2 by 2 दूसरे का कितना F2 by 2 N2 RT2, उसके बाद जब दोनों मिल गया तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, तो एक पहले वाले का कितना इंटरनल एनर्जी F1 by 2 N1 RT, दूसरे का कितना F2 by 2 N2 RT, यहां से T का वैल्यू आ जाएगा ना, बोलो। वही सवाल यहां दिया हुआ, सवाल पढ़ो थोड़ा। सवाल क्या है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 37 डिग्री सी इज मिक्स्ड विथ 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 27 डिग्री सी, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, यस और नो। तो पहला जो गैस है उसका नंबर ऑफ मोल कितना है, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है, तो 1/2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, ऑक्सीजन है 5, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, और टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सी, केल्विन में रखना है, कितना हो गया 310 केल्विन। तो इसका इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा F/2 nRT, मतलब सब 1 कर देते हैं, तो F/2 nRT मतलब 5/2 n कितना 1/2 R इंटू टेम्परेचर कितना 310, ओके। दूसरा के लिए कितना N2 कितना मोल है सर, 14 ग्राम है, 14 ग्राम मतलब 28 होता है मोलर मास नाइट्रोजन का, तो ये भी हो गया हाफ मोल, इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही होगा क्योंकि डायटोमिक है, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सी मतलब प्लस 273 दैट इज 300 केल्विन, तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया F2/2 N2R T2, कितना लिखेंगे हम लोग बोलो 5/2 इंटू हाफ इंटू R इंटू 300, यस और नो। अब बाद में फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वही F/2 N1 प्लस N2 इंटू R इंटू T फाइनल जो भी है ना, तो इक्वेट कर दे दोनों को, बोलो। तो हम लोग क्या लिखेंगे जरा बताओ तो, E1 प्लस E2 बराबर E फाइनल, यस और नो, दिस इज योर E फाइनल। तो वहां पर हम लोग लिख देंगे 5/4 R इंटू 310, नहीं 5/4 R इंटू 310 प्लस इसका क्या लिखेंगे 5/4 R इंटू 300, और फाइनल का क्या लिखेंगे 5/2 इंटू N1 प्लस N2 कितना, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सेम ही होगा ना दोनों के लिए, इसलिए कॉमन ले लिए, N1 प्लस N2 कितना हाफ प्लस हाफ दैट इज 1, अरे लिखना बंद करो, इंटू R इंटू T फाइनल, यस और नो। 5/2 R काट दे पूरा,
तो 5/2r काट देंगे तो ये कितना बचेगा 310/2 मतलब 155 और इसमें काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 150 नहीं और ये क्या हो जाएगा टी फाइनल नहीं तो टी फाइनल कितना हो गया 305 केल्विन नहीं इसमें से 273 अगर घटा देंगे तो कितना होगा दैट इज 32 डिग्री सेल्सियस। किसी को समझने में दिक्कत है क्या? हम इंटरनल एनर्जी का इनिशियल इंटरनल एनर्जी का सम इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी है ना, वही लिखें, जल्दी लिख लो इसको। अभी तो दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम था, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम नहीं रहेगा तो ये होगा। ओके, इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज हमको कराना है, सुन लीजिएगा मेरी बात। जल्दी लिख लो। आज बंद करना पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यार हम एक चीज नहीं बताए, दैट इज हाइट के साथ प्रेशर कैसे वेरी करता है, वो कराना था लेकिन पावर बैकअप के कमी की वजह से आज छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अबे तो लिख लिया था तुम लोग, लिख लेना थोड़ी देर बाद। सुनो मेरी बात, अगर हम आपको ऐसा कह दें कि मान लीजिए अपने पास एक सिलेंडर है, बात बंद, अपने पास एक सिलेंडर है और इसमें गैस भरा हुआ है और इस गैस का मोलर मास है m, मोलर मास है m और टेम्परेचर है T, थ्रू आउट टेम्परेचर सेम है, केल्विन में है ये, ठीक। और यहाँ पे बॉटम पे प्रेशर है P0, ओके। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ से h हाइट ऊपर प्रेशर क्या होगा, h हाइट ऊपर प्रेशर क्या होगा। और डेंसिटी अभी नहीं दे रहे हैं, डेंसिटी तो कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेशर के टर्म में, ठीक। तो इसमें हम लोग करते क्या, ध्यान सुनना लिखना बंद करो। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से DH हाइट ऊपर जाते हैं, DH हाइट अगर ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। कितने से प्रेशर घटेगा, अगर यहाँ प्रेशर P लिखे हैं, सॉरी यहाँ पे प्रेशर P लिखे हैं तो यहाँ पे प्रेशर हम P प्लस DP लिख देंगे, लेकिन DP क्या होगा, नेगेटिव होगा। DP कितना होगा, और ये आपको पता है कि ग्रेविटी के लोग आते हैं तो रोजीएस से प्रेशर बढ़ता है, ग्रेविटी के ऊपर जाएंगे तो रोजीएस से प्रेशर, तो ये DP क्या होगा, माइनस ऑफ रोजी इंटू H नहीं DH, यस और नो। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि DH इज नेगेटिव, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, सॉरी DP इज नेगेटिव, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर इज घटेगा, है ना, चेंज इन प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग रो के जगह पे एक फॉर्मूला जानते हैं ना, PM इज इक्वल टू रो RT, तो रो के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, PM बाई RT, यस और नो। तो इस DP का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस PM बाई RT G इंटू DH, सही की गलत। अब इसमें M R और T ये सब तो कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है, हाइट और प्रेशर। तो DP बाई P इज इक्वल टू माइनस mg बाई RT इंटू DH। और अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो हाइट 0 पे प्रेशर कितना है, P0, है ना, और किसी हाइट H पे प्रेशर हमको पता करना है। 1/x dx होता है ln x, तो 1/p dp क्या हो जाएगा, ln p। लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, P0 से P, और वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस mg बाई RT इंटू H। यहाँ अगर लिमिट डालेंगे तो ln p माइनस ln P0 हो जाएगा, उसको हम लोग लिख देंगे ln p बाई P0 इज इक्वल टू माइनस mg बाई RT इंटू H। तो p बाई P0 जो होगा वो होगा e टू द पावर माइनस mgh बाई RT। यहाँ से h हाइट पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, P0 e की पावर माइनस mgh बाई
RT। ठीक है, इवन टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तब भी हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला। बच गया था, बता दिए। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।